नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में सेक्शन नंबर 32 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू नाउ 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं और उसकी क्लॉज ए से लेकर डी तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे बची हुई 4 क्लॉजेस के बारे में, ई से लेकर एच तक। और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को लगेगा, बट आप थोड़ा सा अटेंशन के साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इतनी आसानी से बताने का कि वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिए, ये पहली बात तो सेक्शन 26 है, तो इसकी जो मेन प्रोविजन था वो सबसे पहले पढ़ा जाएगा। और मेन प्रोविजन कहता है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति का है जो व्यक्ति अब मिल नहीं रहा है। ये है बेसिक बात। कोई सी भी क्लॉज आप पढ़ेंगे, ई, एफ, जी, इवन ए से लेकर एच तक कोई भी क्लॉज आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेन प्रोविजन आप पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट है जो ऐसे व्यक्ति ने दिया जो अब मिल नहीं रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट का है। इस स्टेटमेंट के अंदर ही सुसंगत बातें कही गई थी और अगर इस स्टेटमेंट के अंदर सुसंगत बातें नहीं कही गई थी और फिर वो व्यक्ति मर गया था, सुसंगत बातों का मतलब सुसंगत, रेलेवेंट टू द केस, अगर इस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी नहीं है मैटर के साथ में तो फिर इसकी एविडेंस नहीं दी जा सकती है। तो पहली बेसिक बात, पहला मेन प्रोविजन पूरा होते ही उस मरे हुए व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है वो कब था, कैसा था, किससे रिलेटेड था, उसके लिए क्लॉज ई कहती है। देखिए, क्लॉज ई ले लीजिए आप, चाहे क्लॉज एफ ले लीजिए, दोनों में ही रिलेशनशिप की बात हुई है, दोनों में ही कहीं ना कहीं संबंधों की बात हुई है और एक ही तरीके के संबंध हैं दोनों सेक्शंस में, रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन। इधर भी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन, रिलेशनशिप सेम है यहां पर। अर्थात जब आप देखेंगे कि वो स्टेटमेंट जो क्लॉज ई में चेक करना है या क्लॉज एफ में चेक करना है आपको, तो पहले आप ये देखिए कि वो स्टेटमेंट है किसके बारे में। क्या सबसे पहले वो संबंध के बारे में है? और अगर संबंध के बारे में है तो क्या वो संबंध ऐसा है जो रक्त के आधार पर खून का रिश्ता है, उसको चेक करना है, या शादी का रिश्ता है उसको चेक करना है, या दत्तक पुत्र है, जैसे गोद लिया हुआ बच्चा, उसके बारे में संबंध है क्या? अगर इनसे बाहर का है संबंध तो मान लीजिए कि ये दोनों क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो दोनों में जो समानता है, सिमिलरिटी है, वो यही है रिलेशनशिप की। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले में कहा गया व्हेन द स्टेटमेंट का मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो मेन प्रोविजन में अभी मैंने आपको बताया। व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन बिटवीन पर्सन्स as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge। तो यहां पर पहली बात कि एक स्टेटमेंट है, उस व्यक्ति का है जो मर गया है, लेकिन किसी संबंध के अस्तित्व के बारे में है। और ऐसे व्यक्ति का, इसमें एक और क्वालिफिकेशन है कि वो व्यक्ति जिसका ये स्टेटमेंट है, जिसको यहां पर रिलेवेंट बनाया जा रहा है क्लॉज ई में, इसके पास कुछ ऐसे साधन थे, इसके पास ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी थी, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि इसके पास ऐसे संबंध का होना, ऐसे संबंध की जानकारी होना स्वाभाविक था। अर्थात इसके पास ये जो नॉलेज आई, ये जो जानकारी आई है, इस जानकारी के स्पेशल कारण थे, इसके पास स्पेशल साधन थे जिनकी वजह से इस संबंध की जानकारी इस व्यक्ति को थी जो व्यक्ति मर गया है। तभी जाकर इस व्यक्ति का स्टेटमेंट इन संबंधों के बारे में रेलेवेंट होगा। अब ये स्पेशल मीन्स कैसे हो सकती है नॉलेज? देखिए, शोले पिक्चर में आप लोगों ने रामू काका देखे होंगे। वो ठाकुर के काफी दिनों से, लंबे समय से सर्वेंट रहे।
तो अगर उस ठाकुर की फैमिली के रिलेशन के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट रामू काका ने कभी दे दिया हो किसी पर्सन को, और अब रामू काका मर गए, अब वो क्वेश्चन में आता है स्टेटमेंट, देन रामू काका के द्वारा दिया गया किसी को स्टेटमेंट वो इस सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि रामू काका के पास स्पेशल मीन्स थे कि ऐसे संबंध की नॉलेज उसके पास हो सकती है। तो ये स्पेशल मीन्स कैसे कैसे हो सकते हैं? कोई सर्वेंट है, लंबे समय से सर्वेंट रह रहा है, फैमिली सर्वेंट है, फैमिली डॉक्टर है, काफी लंबे समय से फैमिली डॉक्टर है, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो भी बच्चे की मां को उसने अटेंड किया था, या काफी लंबे समय से जो फैमिली का हेड है, देखिए काफी बुजुर्ग है, फैमिली का हेड है, तो उसके पास तो फैमिली की सारी जानकारी होने के पूरे साधन है। उस फैमिली के हेड ने किसी दो लोगों के रिलेशन के बारे में, ब्लड रिलेशन या मैरिज रिलेशन या एडॉप्शन, गोद लिए हुए रिलेशन के बारे में अगर कुछ भी बोला था और वो मर गया है, अब वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाए। पंडित जी होते हैं फैमिली के, प्रीस्ट जो फैमिली के साथ अटैच होते हैं, सभी पूजा पाठ में आते हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ, जब किसी की शादी हुई, तो पंडित जी वही पंडित जी आते हैं बार बार, तो उनका स्टेटमेंट भी यहां पर रेलेवेंट हो जाएगा। तो मेन बात है यहां पर कि वो स्पेशल नॉलेज किस तरीके से आई है, अगर वो साधन है व्यक्ति के पास कि वो नॉलेज हो सकती थी इन संबंधों के रिगार्डिंग, और उस व्यक्ति ने कभी कोई स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है, ये राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट देने के बाद मर गया, तो ये स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि ये मरा कब था, ये व्यक्ति, सॉरी, ये स्टेटमेंट दिया कब गया था, ये स्टेटमेंट एंड से जोड़ा है। देखो दोस्तों, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज अराइज, जब क्वेश्चन खड़ा हुआ, जो डिस्प्यूट में रिलेशन है, जब ये रिलेशन खड़ा हुआ, उस डिस्प्यूट से पहले ये स्टेटमेंट दिया गया था, चाहे वो मरा बाद में हो, लेकिन ये स्टेटमेंट पहले दिया गया था, देन ऐसे स्टेटमेंट को क्लॉज ई में रेलेवेंट कह दिया जाएगा। कहां लिखा है कि वो रेलेवेंट होगा? तो रेलेवेंट होगा, ये बात तो मेन प्रोविजन में ही लिख दी गई है कि वो ऐसा स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, लेकिन कब? जब ये कंडीशंस होंगी। तो क्लॉज ई उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। क्लॉज एफ देखिए, एफ क्या कहती है, वो भी रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं बात करती है। ये कहता है, फिर से वही एफ के लिए भी आपको पढ़ना है, तो एक स्टेटमेंट जो ऐसे व्यक्ति का है जो मर गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट का है, रेलेवेंट फैक्ट का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कभी भी रेलेवेंट नहीं हो सकता। अब जब वो व्यक्ति स्टेटमेंट देकर मर गया है, तो क्या क्या कंडीशन थी, देखिए, when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption, सेम लाइन है जैसी पहली वाली में लिखी गई थी क्लॉज ई में। तो पहली बात तो ये है कि वो जो स्टेटमेंट दिया गया व्यक्ति के द्वारा, वो मर गया है, लेकिन वो स्टेटमेंट संबंधों के बारे में दिया गया, या तो पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, या पति पत्नी का, या गोद ली हुए बच्चे का, इन रिलेशंस के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया था कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था। बट ये रिलेशन किसके बीच में था, यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पहली क्लॉज में और इसमें। अब ये जो रिलेशनशिप है, ये तीनों वाली, ये किसके बीच में था? बिटवीन पर्सन्स डिसीज्ड, एटलीस्ट उनमें से एक व्यक्ति वो है जिसका ये स्टेटमेंट है और वो मर गया है, अर्थात ये व्यक्ति इन रिलेशंस में से ही कोई ना कोई एक व्यक्ति है, और लेकिन वो बस मर गया है, पहली कंडीशन। लेकिन ये वाली कंडीशन पहली वाली में नहीं थी। देखिए, रामू काका उस फैमिली मेंबर में से नहीं थे, वो डॉक्टर उस फैमिली मेंबर में से नहीं थे, वो पंडित जी उस फैमिली मेंबर्स में से नहीं थे जिनका स्टेटमेंट रेलेवेंट हुआ। लेकिन यहां पर पंडित जी नहीं हो सकते, यहां पर रामू काका नहीं हो सकते, सर्वेंट नहीं हो सकते, यहां डॉक्टर नहीं हो सकते। यहां तो जो व्यक्ति मर गया है, जिसका स्टेटमेंट ये ऊपर वाला है, एक व्यक्ति तो वही है
और दूसरे उसके साथ में दूसरा व्यक्ति रिलेशन वाला है, चाहे वो रिलेशन ब्लड से है, मैरिज से है, एडॉप्शन से है। तो पहली बात तो वो स्टेटमेंट किसका था, उसी डिसीज्ड पर्सन का है जिसके साथ रिलेशन चेक करना है। एंड द स्टेटमेंट इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली। अगला डिफरेंस कि पहले वाली क्लॉज ई में जो स्टेटमेंट था वो रिटन था, चाहे वो ओरल था, दोनों आ जाएंगे। लेकिन क्लॉज एफ के लिए देखिए कि ये एक विल में हो या तो वसीयत में हो या किसी डीड में हो। लेकिन डीड कैसी हो, वसीयत या डीड कैसी हो, रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली टू विच एनी सच डिसीज्ड पर्सन बिलोंग। उस फैमिली के अफेयर्स के बारे में वो डीड थी या उन फैमिली के अफेयर्स के बारे में वो विल थी जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिया, जो पर्सन मर गया है उसी की फैमिली के बारे में ये विल या डीड थी। तो पहली बात लिखी हुई थी जो पहले से अलग हो गई और फैमिली के अफेयर्स में लिखी गई थी ऐसे डॉक्यूमेंट। और या फिर वो स्टेटमेंट कहां था, या फिर इन फैमिली पेडिग्री, जो वंशावली होती है फैमिली की, उनके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ था। अपॉन एनी टॉम्बस्टोन, समाधि बना देते हैं, कहीं कहीं पत्थर लगा दिया जाता है, उस पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है कि वहां पर लिख दिया एक्स वाइफ ऑफ वाई। तो ये क्या स्टेटमेंट है, पहले ये एक समाधि बना दी गई, उसके ऊपर इस तरीके का एक स्टोन लगा दिया गया और इसके बाद डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि क्या एक्स वाई की पत्नी है। तो इस टॉम पर लगा हुआ स्टोन ये रेलेवेंट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, रिटर्न है ये भी। फैमिली पोर्ट्रेट और अदर थिंग्स ऑन विच सच स्टेटमेंट्स आर यूजुअली मेड। जनरली हर वो चीज जहां पर जनरली ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाते हों, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में है, ऐसा स्टेटमेंट जनरली प्राय ऑफन कहीं ना कहीं उस बात पर, उस वस्तु पर लिखा जाता था, देन ऐसा स्टेटमेंट इस क्लॉज एफ में रेलेवेंट होगा। लेकिन क्लॉज ई और क्लॉज एफ में जो कॉमन बात है वो तो ये है कि व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। जब क्वेश्चन, ये जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ संबंधों का, जब ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ उससे पहले का स्टेटमेंट है ये उस मरे हुए व्यक्ति का, चाहे वो विल में है, चाहे वो डीड में है, चाहे वो वंशावली में है, चाहे किसी समाधि पर लिखा, चाहे किसी और जगह लिखा है, बट फैमिली के अफेयर्स से रिलेटेड था वो डॉक्यूमेंट, वो जगह जहां पर स्टेटमेंट लिखा गया। तो ई में और एफ में दो सिमिलरिटी है कि एक तो संबंधों की सिमिलरिटी है कि संबंध वही हैं जो ई में थे, और दूसरी सिमिलरिटी के स्टेटमेंट कब दिया गया था, जब ये डिस्प्यूट राइज हुआ उससे पहले दिया गया। डिफरेंस क्या है कि ई में और एफ में, सॉरी ई में ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन एफ में केवल और केवल रिटर्न है। दूसरा डिफरेंस ई में और एफ में कि जो ई में स्टेटमेंट है वो ऐसे व्यक्ति का भी हो सकता है जो फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट एफ में एक तो जो मर गया है वो फैमिली मेंबर तो होना ही चाहिए। ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज जी। जी और सेक्शन 11 दोनों कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। और ध्यान देना कि इससे मैं एक और डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। देखिए वर्ड्स को, लॉ में तो वर्ड्स का ही खेल है कि क्या वर्ड लिखा गया और क्या आपने वो पढ़ा है उसी सेंस में, और क्या सिमिलर वर्ड्स कहीं और लिखे तो उनके साथ आपने कंपेयर करके पढ़ा है क्या। तो ये लॉ है, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन कि इस वीडियो की जो, इस चैनल की जो वीडियो है आप पहले 24 घंटे में देख सकते हैं। अगर पहले 24 घंटे के बाद देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जहां ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा ज्वाइन करिए, प्रोसीड करिए, फिर 24 घंटे के बाद भी उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए क्लॉज जी क्या कहता है कि कॉमन बात वही, मेन बात वही कि ये एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो व्यक्ति मर गया है, और इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी रेलेवेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट होना
चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट नहीं है तो सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत नहीं हो सकता। बट ये व्यक्ति मर गया है, और मर गया है तो कब? मरे हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट जो सुसंगत तथ्यों के बारे में है या अनअवेलेबल है, नॉट मर ही गया है। 4 तरीके से अनअवेलेबल हो सकता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पिछली वाली क्लॉजेज में भी आप यही बात ऐड कर लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मरा हुआ हो। हाँ, क्लॉज एफ में मरा हुआ है, क्लॉज एफ में मरा हुआ ही है, लेकिन क्लॉज ई में बाकी जो 3 कंडीशन और बच गई हैं कि किस तरीके से अनअवेलेबल है, वो यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। और यहां पर भी सेम बात है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, इन एनी विल और इन एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो पहली बात कि क्लॉज जी में भी जो स्टेटमेंट है वो रिटन स्टेटमेंट है, ओरल नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं क्लॉज एफ से मैच कर रही है। यहां पर डीड है, वहां पर भी डीड था एफ में, यहां पर भी विल है, वहां पर भी विल था, यहां पर अदर डॉक्यूमेंट है। तो क्या ये क्लॉज एफ में आपको अदर डॉक्यूमेंट देखने को मिला था? कमेंट करके आप बताइए जरूर, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना। क्या ये अदर डॉक्यूमेंट क्लॉज एफ में अवेलेबल है? कमेंट करके आप बताइए कि हाँ है या नहीं है। अब ये डीड, ये विल और इस डॉक्यूमेंट में जो ये स्टेटमेंट लिखा गया था, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड था? क्लॉज ई एंड एफ में तो रिलेशनशिप से रिलेटेड था, और क्लॉज जो डी थी वहां पर जो स्टेटमेंट था, जो फाइनली ओपिनियन बना था, वो किसके बारे में था? पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम, इनके बारे में था। लेकिन यहां पर किसके बारे में? विच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजेक्शन, which relates to any such transaction as is specified in clause A of section 11। अब यहां पर तो सेक्शन 11 पिक्चर में आ जाएगी। अब सेक्शन 11 क्या कहती है कि किसी राइट या कस्टम के बारे में कौन से फैक्ट सुसंगत होंगे। तो आप जाके पढ़िए, मैंने वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप जाइए चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट है फुल कोर्स ऑफ बीएसए, उसमें सेक्शन 11 की वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखिए। और यहां पर एक वर्ड यूज हुए हैं सेक्शन 11 में, एनी राइट। कैसे राइट? एनी राइट एंड कस्टम। और जो क्लॉज डी है इसी सेक्शन की, वहां पर कौन से वर्ड यूज हुए थे? पब्लिक राइट। तो डिफरेंस क्या है क्लॉज 11 में, सॉरी सेक्शन 11 में और क्लॉज डी ऑफ 32 या क्लॉज डी ऑफ 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? कि यहां पर किसी भी टाइप के राइट की बात हुई है, चाहे वो प्राइवेट राइट है चाहे वो पब्लिक राइट है, दोनों राइट यहां पर आते हैं। लेकिन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 26 में केवल और केवल पब्लिक राइट आते हैं, पब्लिक कस्टम आते हैं। तो इन मैटर, इस टाइप के राइट्स, किसी भी राइट या किसी भी कस्टम से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट था तो वो स्टेटमेंट यहां क्लॉज जी में रेलेवेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या क्लॉज यहां पर लिखा है कि क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 11, और सेक्शन 11 में इसका मतलब और भी क्लॉज है क्या? हाँ है, एक क्लॉज और है बी। तो क्या ये वाली बातें, ये स्टेटमेंट क्लॉज बी में लिखी हुई बातों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लॉज बी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यहां वर्ड यूज हुआ है सच ट्रांजैक्शन। तो इट मींस ये एक तो ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्लॉज बी में ट्रांजैक्शन वर्ड नहीं यूज हुआ है, वहां पर पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात हुई है, एक विशेष घटना की बात हुई है, अर्थात केवल और केवल, और स्पेसिफिकली लिखा हुआ भी है। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी ट्रांजैक्शन केवल ए में ही था, तो भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते थे। तो अब डिफरेंस आता है कि क्लॉज ए ऑफ 11 और क्लॉज जी ऑफ 26 में क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस है, देखिए वहां पर व्यक्ति मरा नहीं है, वहां पर व्यक्ति अवेलेबल है, वहां पर व्यक्ति खोया नहीं है, इनकैपेबल नहीं हुआ है, बहुत दूर नहीं बैठा है,
लेकिन यहाँ पर उन 4 में से कोई व्यक्ति है जो या तो मर गया है या मिल नहीं रहा है या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया या फिर बहुत दूर बैठा है, तो खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम। तो क्लॉज जी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट क्लॉज, क्लॉज एच। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि जब हियर से एविडेंस की बात करोगे आप, तो 2 तरीके के हियर से एविडेंस होते हैं, एक इंडिविजुअल हियर से और एक कंपोजिट हियर से। इंडिविजुअल हियर से का मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं कि जब एक व्यक्ति को मारा गया तो वहां 3 लोग थे केवल, एक मारने वाला, एक मरने वाला और एक आई विटनेस। तो यहां पर जो आई विटनेस ने देखा, पहले लेते हैं कि मरने वाले ने जो कुछ बोला, मारने वाले ने जो कुछ बोला, ये सुना किसने है? आई विटनेस ने। तो ये हियर से है। बट इसके आगे चलते हैं थोड़ा, कि ये तो मारने वाले और मरने वालों की जो बातें थी वो सुनी है सी ने। अब मैं कहता हूं कि सी ने कुछ, क्योंकि जब सी ने देखा है एक को मारते हुए, तो इसके कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे, इसकी कुछ ना कुछ फीलिंग होंगी, इसके इंप्रेशंस कुछ ना कुछ होंगे, इसकी, ये कुछ बोल सकता है मुंह से उन फीलिंग्स में, ये कोई एक्ट कर सकता है। और जो कुछ इसने बोला, मार दिया जी, मार दिया जी, चाकू मार दिया, गोली मार दी, चिल्लाने लगा, ये सब क्या है? सी के द्वारा किया गया रेस जेस्टी। इस तीनों लोगों के लिए एक ही ट्रांजैक्शन है ये, आई मारने वाला, मरने वाला और आई विटनेस, एक ही ट्रांजैक्शन है, एक साथ हुआ है, स्पॉन्टेनियसली हुआ है, कंटेम्पोरेनियस हुआ है, उसी समय हुआ है, बिल्कुल एकदम। तो अब सी तो मिला नहीं, एक पर्सन है डी, जिसने केवल सी को चिल्लाते देखा, उसने ए और बी को मारते नहीं देखा, ना मरते देखा। तो यहां पर जो सी ने बोला, सी ने चिल्लाया, सी के हाव भाव, सी की फीलिंग वो डी ने सुनी, तो ये तो हियर से हो गया। लेकिन क्योंकि रेस जेस्ट है, इतना स्पॉन्टेनियस है, इतना कंटेम्परेरीनेस है, कि हाँ डी को परमिट किया जाएगा कि जो सी ने बोला आप आकर बता दीजिए कोर्ट में। तो यहां सी का अकेले की फीलिंग, अकेले के इंप्रेशंस बता रहा है। लेकिन मान लो सी की जगह भीड़ होती, 10-12 लोग होते, और डी फिर 10-12 लोगों का इंप्रेशंस देखते, उनकी फीलिंग देखता, उन्होंने क्या कहा वो सुना होता, तो फिर, और उन 10 में से कोई नहीं मिला एविडेंस में लाने के लिए, केवल डी मिल रहा है। वो कहता है वहां 10 लोग खड़े थे, ऐसा चिल्ला रहे थे सबके सबकी, मार दिया, मार दिया, गोली से मार दिया, इसने मार दिया, इसको मार दिया। तो ये हियर से अभी भी है, लेकिन पहली बार केवल एक आदमी की फीलिंग थी, एक आदमी के इंप्रेशंस थे सी के। लेकिन अब यहां पर एक से अधिक लोगों के फीलिंग्स हैं, एक से अधिक लोगों के इंप्रेशंस हैं, एक से अधिक लोगों के द्वारा की गई एक्टिविटी है, एक से अधिक लोगों के रेस जेस्टे हैं, जिसको डी ने ऑब्जर्व किया। तो जब एक भीड़, काफी लोगों के फीलिंग्स, रेस जेस्टे को अगर कोई एक पर्सन ऑब्जर्व कर ले, तो ये जो बहुत सारे लोगों की फीलिंग को ऑब्जर्व किया गया, इसे कहते हैं कंपोजिट हियर से, संयुक्त हियर से। और जब एक ही आदमी का था, सी का ही था, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल हियर से। तो जो एच है ना, क्लॉज एच, ये कंपोजिट हियर से को एक्सप्लेन करती है भैया, कंपोजिट हियर से। यहां इंडिविजुअल हियर से नहीं है। कैसे है देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट का मतलब अगेन वही स्टेटमेंट जो एक व्यक्ति ने दिया, अब वो मिल नहीं रहा है और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में दिया, लेकिन वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्संस। ये जो स्टेटमेंट था, ये किसने दिया? अ नंबर ऑफ पर्संस, कई सारे लोगों ने दिया ऐसा स्टेटमेंट। एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स और इंप्रेशंस ऑन देयर पार्ट रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। जो मैटर है क्वेश्चन में, प्रश्नगत मामला है, उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट बातों के बारे में, उस जो भीड़ के इंप्रेशंस थे, भीड़ की जो फीलिंग थी, वो सब रिलेवेंट होंगी। इसके लिए लास्ट एन इलस्ट्रेशन है, उसको आप देख लीजिए। और ये कहा जाता है कि वो जो इलस्ट्रेशन है, ये
ब्यूटी एंड बीस्ट एक कैरिकेचर था, और ये बल्कि केस भी था एक इस नाम से, डिफामेशन का, वहां से लिया गया है कि एक हस्बैंड और वाइफ को एक कैरिकेचर में, कार्टून में दिखाया गया। पत्नी बहुत सुंदर है, पति बहुत बदसूरत है, और उसका नाम दिया गया ब्यूटी एंड बीस्ट। इसमें जो हस्बैंड है, उसके भाई ने उसको देख लिया और उसे पहचान भी लिया कि ये तो मेरे भाई का है और मेरे भाई की पत्नी का है। तो अब उसके भाई ने अपने भाई को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ऐसे कैरिकेचर कार्टून बनाया गया है और वहां लगा दिया गया, एक आदमी ने अपनी विंडो पर लगा लिया घर के बाहर, जिसे देखकर लोग अपनी अपनी फीलिंग्स प्रकट कर रहे हैं। तो अब ये कैरिकेचर बनाने वाले, कार्टून बनाने वाले को सू किया गया, डिफामेशन। तो यहां पर क्वेश्चन यही था कि कैरिकेचर में जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति, ये समरूप है क्या इसी के जिसने केस किया है, सिमिलर इसी के है क्या। दूसरी बात कि इसको देखकर पब्लिक की कैसी ओपिनियन है, पब्लिक कैसे बिहेव कर रही है, पब्लिक अपनी इंप्रेशंस, फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करती है। तो यहां दो बातें हो सकती हैं कि कोर्ट पब्लिक को बुलाए और सीधे पूछ ले कि बताइए आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल हो जाएगा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस किया अचानक से, और इन बहुत सारे लोगों ने जो एक्सप्रेशंस दिए, इनको किसी व्यक्ति ने ऑब्जर्व कर लिया, या तो इन्हीं को बुला लो आप सीधे सीधे, ये तो डायरेक्ट एविडेंस होगी, इन्होंने ही ऑब्जर्व किया, इन्हीं की फीलिंग है, डायरेक्ट एविडेंस हो गई। लेकिन मान लो ये लोग नहीं आ पाए, बट इनको ऑब्जर्व करते हुए, फील करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए किसी ने देख लिया, कई सारे लोग खड़े थे, सुन लिया, तो वो व्यक्ति आकर एविडेंस दे सकता है इनकी फीलिंग के बारे में, इनके एक्सप्रेशंस के बारे में। ये होगा कंपोजिट हियर से। और यहां पर ऐसे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो स्टेटमेंट हैं, कहीं भी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अब मिल नहीं सकते, क्योंकि अब ये व्यक्ति मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि ये तो मेन प्रोविजन में लिखी है बात, जिन्होंने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए थे वो मिल नहीं सकते, बट इन एक्सप्रेशंस को किसी ने देखा, किसी ने सुना, तो वो व्यक्ति आके कोर्ट में गवाही दे सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के एक्सप्रेशंस हैं, तो ये कंपोजिट संयुक्त हियर से हो गया। इसके इलस्ट्रेशंस आप जरूर पढ़ के देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था आपको सेक्शन 26 क्लॉज 4, वहां पर ओपिनियन की बात थी, और सिमिलर ओपिनियन कहीं ना कहीं सेक्शन 48 में दी गई थी। सेक्शन 48 इंडियन एविडेंस एक्ट, अब 42 हो गई है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दोनों का कंपैरिजन करके मैंने दिखाया था। इसी तरीके से आप देखिए कि जैसे क्लॉज ई और क्लॉज एफ में रिलेशंस की बात हुई है, इन रिलेशंस के बारे में कोई स्टेटमेंट है। सिमिलरली आप सेक्शन 50 पढ़िए, जहां पर ओपिनियन की बात हुई है इन्हीं रिलेशंस के बारे में, तो वहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस है। तो वो सेक्शन है 50 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखी हो सकता है नहीं देखी हो, लुका छिपी। लुका छिपी में क्या होता है कि एक लड़का होता है हीरो और एक हीरोइन होती है, दोनों जहां तक मुझे याद आ रहा है वो एक ही गांव के लड़के हैं, दोनों लड़का लड़की एक ही गांव, और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन गांव के रीति रिवाज को देखते हुए वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन भाग जाते हैं गांव से। भागने के बाद कहीं दूसरे शहर में जाकर रहने लगते हैं। अब जब दूसरे शहर में जाके रहते हैं, तो वो व्यवहार ऐसा करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, और जिस तरीके का वो व्यवहार करते हैं आपस में, तो ऐसा लगता है वहां के रहने वालों को कि ये पति पत्नी हैं। संबंध है इन दोनों के बीच में, कैसा? शादी का, मैरिज का। किसको लग रहा है ऐसा? वहां उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, जबकि एक्चुअल में उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी थी, पति पत्नी नहीं थे। इवन देन कंडक्ट उनका ऐसा था। तो इस कंडक्ट के बारे में, इस कंडक्ट से जो राय बन रही है लोगों की, उसके बारे में जो ओपिनियन दे सकते हैं लोग, वो सेक्शन 50 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 44 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट है।
अगर आप उस सेक्शन को याद रखो तो लुका छुपी वाले मामले से याद रख सकते हो कि उसमें कंडक्ट जरूर शो होना चाहिए। तो और एक बात कि जो ये ई एंड एफ हैं, जहां पे ये मैरिज की बात हो रही है, एडॉप्शन की, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, एडॉप्शन की बात हो रही है, तो देखिए जो ब्लड रिलेशन वाला मामला है, पुत्र और पिता का, पुत्री और पिता का, क्या ये डीएनए से प्रूव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगा। ये मैरिज वाला मामला है, क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट से प्रूव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगा। ये जो एडॉप्शन वाला मामला है, क्या ये एडॉप्शन डीड से प्रूव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये बातें क्यों नहीं लिखी गई यहां पर? देखिए, पहली बात तो जब ये इंडियन एविडेंस एक्ट बना था तो 1872 में बना था, और 1872 में ब्लड टेस्ट रिलेशन के बारे में बात करें, ब्लड टेस्ट भी इतने रिलायबल नहीं होते थे जितने आज हैं। मैरिज सर्टिफिकेट शायद नहीं होते थे, एडॉप्शन ऐसे ही हो जाता था, डीड बड़ी मुश्किल से बनती होगी कहीं। तो तब इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाया जो उन सिचुएशंस में भी ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन, एडॉप्शन रिलेशन को कहीं ना कहीं साबित कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर डीएनए आज भी क्वेश्चन में हो सकता है क्या? क्योंकि डीएनए के अंदर एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या इसमें, इस क्लॉज में रिलेवेंट है क्या? क्वेश्चन देखिए कि ये कब खड़ा हुआ। पहली बात तो स्पेशल मींस होने चाहिए नॉलेज के, तो हाँ स्पेशल मींस है, साइंस है भाई, प्रूवन साइंस है कि डीएनए से तो अच्छा कोई टेस्ट ही नहीं हो सकता ब्लड रिलेशन को चेक करने के लिए। बट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। डीएनए तो हमेशा डिस्प्यूट रेज होने के बाद में कराया जाएगा, बट यहां पर जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्यूट रेज होने के पहले का होना चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या ब्लड टेस्ट वगैरह यहां पर एडमिसिबल हो सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 32 पूरी आपको समझ आ गई होगी। आज सेक्शन 32 कंप्लीट हो गई है। इस सब चैप्टर के अंदर एक 33 और बची है जहां पर विटनेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां 5 तरीके बताए गए जहां वो अवेलेबल नहीं है। 4 तो वही जो सेक्शन 32 या 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए, एक और एक्स्ट्रा ऐड किया है कि एडवर्ड्स पार्टी ने ही उसको रास्ते से अलग कर दिया है। तो 33 और 32 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 26 एंड 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 24 घंटे के बाद भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।